नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसे कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो ये बहुत सारा टॉपिक आता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार सबसे आसान टॉपिक यही है। ठीक है, तो ये पॉलीगन होता क्या है? कोई भी एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, मान लो मैंने एक लाइन बनाई, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अगर मैं इसका एंगल देखूं तो एक एंगल कितना है? 180। तो इन लाइंस को मैंने ब्रेक करा और एक क्लोज्ड फिगर बनाया। तो मैंने क्या बताया, कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जो पॉलीगन बना, अब इसका सम भी 180 ही होगा। क्यों होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सम ऑफ जो पॉलीगन्स होंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स होंगे, वो किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होगा, किस तरीके से बनता है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। पहले आप ये देखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, इट इज टू टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स। फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, मतलब जितने भी यार एंगल्स होंगे ना, यहाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60-60 के होंगे और सारी साइड्स भी बराबर होंगी। यहाँ लिख दिया है ना, साइड्स और एंगल। अब साइड्स बराबर है तो डेफिनेटली एंगल्स अपने आप बराबर होंगे। यहाँ पे 90-90 के, यहाँ पे बढ़ते जाएंगे 108 के, फिर और बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझनी है यार कि जब आपके एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे देखो साइड इंक्रीज हो रही है तो एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इंटरनल एंगल पहले यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 90 हुआ, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे फिर बढ़ा। तो इस तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होंगी, इंटरनल एंगल इंक्रीज होगा। अच्छा, एक चीज समझना कि यार इंटरनल एंगल इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर मैं अल्फा और बीटा लिखता हूं, अगर मैं अल्फा को इंक्रीज करूंगा, यहां मैंने अल्फा को इंक्रीज किया तो बीटा कम हुआ ना, फिर मैं अल्फा को और इंक्रीज कर रहा हूं तो बीटा और कम हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी इंटरनल एंगल इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली जो एक्सटर्नल एंगल है वो डिक्रीज होंगे। तो ध्यान से समझना एक चीज, जैसे मैंने यहां पे एक एंगल बनाया, यहां पे देखो ये 60 है तो ये बाहर का एंगल 120, मैंने एक फिगर बनाई। ये 90 है तो बाहर का एंगल फिर कम हुआ, ये बनाया मैंने, ये मान लो 108 है तो फिर ये बाहर का एंगल और कम हुआ, तो मतलब बाहर के एंगल कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। और इररेगुलर पॉलीगन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो ये लगा लो आते हैं क्योंकि इस पे कोई फॉर्मूले होते नहीं है, इररेगुलर शेप्स होती हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, यार सब साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो डेफिनेटली एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो इररेगुलर शेप होती है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बस पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जो सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन है हमारी, सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन इट्स डिपेंड ऑन इट्स शेप, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको कि ऑल इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, मतलब यार जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे ना, यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल कितना है, 60, 90, 108, 120, तो जितने भी एंगल्स होंगे, सारे इंटीरियर एंगल्स जितने भी होंगे वो सारे कितने से कम होंगे, 180 से कम होंगे। अब जब 180 से कम होंगे तो मैं एक क्लोज फिगर बनाता हूं, यहां पे देख लो, तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो सारे कहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब अंदर ही है सारे डायगोनल्स। अगर मैं इसमें बनाऊं या इसमें बनाऊं, ये इसके डायगोनल्स हो गए, तो कहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनल। ठीक है, इसके डायगोनल बनेंगे ही हैं। तो ऑल डायगोनल्स लाई इनसाइड द फिगर, मतलब जितने भी डायगोनल्स बनेंगे वो कहां बनेंगे, इनसाइड बनेंगे। तो कभी-कभार स्टेटमेंट और असर्शन वगैरह में क्वेश्चंस ये आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो वो बोल देगा कॉन्वेक्स पॉलीगन दे देगा और आपसे पूछ लेगा ऑल डायगोनल्स लाई इनसाइड द फिगर, या फिर ऑल इंटीरियर एंगल, 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, फिर आपको पूछेगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऑल डायगोनल्स लाई इनसाइड द फिगर। जो भी आपका पॉलीगन होगा उसमें जो भी डायगोनल होंगे वो कहां पे लाई करेंगे, इनसाइड। ठीक, अब कॉनकेव पे आते हैं। ठीक है,
एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180, मतलब एक इंटीरियर एंगल ऐसा होगा जो आपका 180 से बड़ा होगा। वो कोई भी हो सकता है यार, कम से कम एक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम एक इंटीरियर एंगल ऐसा होगा जो कितने से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा। यहाँ देखो ये एंगल तो सारे 180 से छोटे हैं, लेकिन ये देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिफ्लेक्स आर्क है और ये रिफ्लेक्स एंगल, और अगर मैं AB का डायगोनल बनाऊं तो ये आउटसाइड द फिगर बन रहा है। अंडरस्टूड? ध्यान से देखो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आपको ये देखना है कि यार अगर फिगर के जो डायगोनल्स बन रहे हैं वो आउटसाइड है तो दैट मींस द पॉलीगॉन इज कॉनकेव, अदरवाइज कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं और आपको क्वेश्चंस करवाता हूं थोड़े। ठीक है, अब एक नोट है जो कि स्टेटमेंट में आ जाता है और ये याद भी रखना, मतलब मेंसुरेशन 3D और वगैरह में नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ध्यान से समझना क्या है, a convex polygon in which there is a maximum number of sides, it has the greatest enclosed area when the perimeter is constant। मान लो मैंने पेरीमीटर बनाया, ध्यान से समझना, अगर पेरीमीटर इसका और इसका सेम, ठीक है, एक हेक्सागन भी बना दिया, एक ऑक्टागन भी बना दिया, ठीक है, तो इन सब के पेरीमीटर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एरिया किसका हो, तो याद रखना सबसे ज्यादा एरिया डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगी आपकी, जितनी ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगी कांस्टेंट पैरामीटर पे, उतना ज्यादा एरिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है भाई, सर्कल, क्योंकि सर्कल की कितनी साइड होती है, इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। ठीक है, तो सर्कल का सबसे बड़ा एरिया है और ये ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, ऑक्टागन, फिर हेक्सागन, स्क्वायर, फिर रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में भी एक लफड़ा है, जैसे मैं बता दूं, ध्यान से देखना कि ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे तो वो भी बढ़ेगा। मान लो मैं दो चीजों को कंपेयर करता हूं, एक मैंने रेक्टेंगल लिया जो 20 20 10 10, तो अगर मैं इसका पेरीमीटर देखूं तो 20 20 40 2 60, और अगर मैं 60 का एक स्क्वायर बनाऊं मतलब 15 15 15 15, तो ध्यान से देखना क्या पेरीमीटर दोनों का सेम है, पेरीमीटर सेम है, और इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा वही 200। ठीक है, और अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया आ जाएगा 225। ठीक है, तो किसका एरिया ज्यादा, इसका। अगर आप इसका डिफरेंस और कम कर देते हो, मान लो पेरीमीटर में 60 ही रखता हूं, पेरीमीटर में क्या कर रहा हूं 60 ही रख रहा हूं, लेकिन ये ले लिया मैंने 25, ये भी 25, ये 5 और 5, भाई पेरीमीटर अभी भी 60 ही है ना, 25 25 50 और 10 60। तो यहाँ पे आप देखो कि यार एरिया और कम हो गया, तो एरिया क्या हो गया यहाँ पे 25 बन जाए 75, 25 बन जाए 125। ठीक है, एरिया और डिक्रीज हो गया। इसीलिए जो भी घर बनाए जाते हैं ना, वो अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो उनका एरिया कम होगा, और एज कंपेयर टू स्क्वायर शेप, अगर स्क्वायर शेप में मकान कोई भी होता है तो उसका सरफेस एरिया जो भी है ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये बेस्ट होता है। इसीलिए जो अगर छोटा रूम है तो उसको अगर स्क्वायर शेप में बनाओगे तो उसका एरिया ज्यादा होगा, तो उसमें आप ज्यादा सामान रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखवा भी दिया कि सर्कल इज अ पॉलीगॉन विद द इनफाइनाइट साइड्स ऑफ द मिनिमम पॉसिबल लेंथ। ठीक है, अब दूसरी चीज सीखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब इसके पीछे क्या फंडा है, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये फॉर्मूला आया कहां से और ये बना कैसे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मैं आपको फॉर्मूले रटवा नहीं रहा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं भाई, ये जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया ये कहां से आया। अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, या ये पहले अगर मैं ओपन कर दूं इसे तो ये लाइन थी। ठीक है, मान लो ए बी सी, ये लाइन है, ये डिस्टेंस है ए बी सी। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को फोल्ड करके एक ट्रायंगल फॉर्म किया। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पहले यहाँ पे जो एंगल्स थे वो 180 के थे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी आप उस कोई भी लाइन को क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट करोगे तो आपकी दो साइड्स जो है ना, मतलब ये साइड, ये बिल्कुल खराब हो जाती है, मतलब किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि एंगल्स जो बेस था वो यही था।
तो यहाँ पे याद रखना कि दो साइड जब खराब हो गई, तो यहाँ पे अगर मैं दो साइडों को खराब कर देता हूँ, जितनी भी साइड्स थी मेरी, मान लो अगर 4 साइड लेता हूँ, तो 4 साइड में से 2 साइड तो मेरी खराब हो गई, ठीक है। तो जितनी भी साइड बचेगी उसको हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो भी सम होगा वो इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें ये अप्लाई करूं तो n भाई कितने हैं मेरे, 1 2 3, साइड्स कितनी है 3, आप यहाँ पे 3 रखो, 3 में से 2 गए 1, 1 into 180, मतलब इसका सम कितना है 180। अगर मैं इस पे आऊं तो यहाँ पे साइड्स कितनी दिख रही है मुझे 4, तो मैं यहाँ 4 रखूंगा, 4 में से 2 गए, बचे कितने 2, और 2 को 180 से करूंगा तो आपको पता ही है यार इसका सम कितना होता है 360, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। मैंने बताया ना यार कि जो इंटीरियर एंगल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि अगर मैं इसका इंटीरियर लूं, ये अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला 180, अंदर वाला 90 तो बाहर वाला भी 90, फिर ये और कम हुआ, ठीक है, तो ये और कम होगा, फिर ये और कम हुआ, तो ऐसे ऐसे ये डिक्रीज होता रहता है। लेकिन बाहर वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 होगा। अभी इसका एक फॉर्मूला और कराऊंगा कि आप नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से या नंबर ऑफ साइड से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल से आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला करवाता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले वो फॉर्मूले की बात करो, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहिए। एक चीज है, बहुत छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, वो ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, भाई इसको समझ लेना, कहीं कुछ और ना समझ लेना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 होता है। और देखो ये बताने वाली बात नहीं, पता होनी चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता तो समझ लो, ठीक है। अगर मैं दो एंगल्स, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 180 डिग्री की होती है, ठीक है, तो यहां से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाली जाती है। अब ध्यान से देखना कि एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा 360, तो जो नंबर ऑफ साइड्स निकाली जाएंगी आपकी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर, ठीक है। अब ये ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं। अब ट्राइंगल लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसका अंदर वाला एंगल कितना है, आंतरिक कोण कितना है इसका 60 है, तो जब इसका आंतरिक कोण अंदर वाला एंगल इंटीरियर एंगल 60 है, तो भाई बाहर वाला एंगल कितना होगा 120 होगा। अब यहाँ पे आप 120 रखो, तो भाई आप 120 रखोगे तो कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड्स 3 आ गया, ठीक है। तो इतना आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लो एक्सटीरियर एंगल आपको कुछ और दे दिया, उसने एक्सटीरियर एंगल आपको 36 दे दिया, तो और उसने पूछा नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो बहुत ही सिंपल, कितनी आ जाएगी 10। तो यार ये वाइस वर्सा है, आपको याद रखना है कि अगर वो एक्सटीरियर एंगल पूछ लेता है और आपको नंबर ऑफ साइड्स दे देता है, मान लो अगर मैं बोलूँ आपको कि यार 3 साइड्स हैं, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे और एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल को यहाँ भेजो, नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ भेज दो, अंडरस्टूड। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 6 साइड्स हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा 6 360, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आएगा अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा 60, बाहर वाला एंगल कितना हो गया 60। अब बाहर वाला एंगल पता लग गया तो यार अंदर वाला एंगल भी पता लग सकता है बहुत आसान से, अंडरस्टूड। अब ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स। अब सिंगल से समझ गए हो, जो सिंगल लड़के हो तो सारे समझ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझना है आपको कि अगर मैं डायगोनल बनाता हूं, यहां ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई डायगोनल बनेगा, इसका मतलब
3 पॉइंट तो मेरे वैसे ही एलिमिनेट हो गए कि डायगोनल को बनाने के लिए 3 पॉइंट्स मेरे एलिमिनेट हो जाते हैं अगर सिंगल पॉइंट से डायगोनल बनाना। अच्छा ध्यान से देखो कैसे, क्यों, ए बी सी, क्या ए बी से ए और बी के बीच में कोई डायगोनल बन सकता है? तो मतलब ये वर्टेक्स ए के लिए बेकार है। ए और सी के बीच में कोई डायगोनल बन सकता है, मतलब ए के लिए ये भी वर्टेक्स बिल्कुल बेकार है। तो देखो कितने वर्टेक्स बेकार हो रहे हैं किसी एक फिगर के लिए, एक उसके बगल वाला और एक उसके उस साइड वाला, मतलब दोनों बगल वाले बेकार हुए और खुद तो बेकार हो ही गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर मैंने यहाँ पे लिए तो मैंने क्या बताया यार, अब ये क्लोज फिगर और इसकी मिनिमम साइड्स है 3, तो इसकी ये बगल वाला बेकार हुआ और ये वाला भी बेकार हुआ, तो मतलब यार इसमें तो डायगोनल बनेंगे। तो वैसे भी फॉर्मूले में अगर आप रखते हो तो यहाँ 3 - 3 रखोगे तो 0, यहाँ भी 3 - 3 0, तो ये बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा देखो, जितने ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे एक वर्टेक्स उतना ही सम होगा। मैंने एक सम बताया था ना उस तरीके से, तो जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो सम किस तरीके से बताया जाता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अगर देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो वो कितना हो गया उसका सम 180 एक पॉइंट से। दूसरे पॉइंट से अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो 2 ट्रायंगल फॉर्म हुए तो 2 × 180। अगर एक ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ, मतलब 3 ट्रायंगल फॉर्म हुए तो 3 × 180। 4 ट्रायंगल फॉर्म होंगे यहां से, 1 2 3 4, 4 × 180, तो इसका सम हो गया 720, इसका हो गया 540, इसका 360 और इसका 180। पता ही आपको। वैसे हम बात कर रहे थे किसकी, डायगोनल्स की, और बात कर रहे हैं डायगोनल्स की सिंगल पॉइंट से, सिंगल वर्टेक्स। तो मैंने यार क्या बताया आपको कि सिंगल पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आसपास के 2 वर्टेक्स उसके खराब हो जाते हैं, तो बचते कितने हैं, जितनी एक अदर साइड बच गई। ठीक है, अगर मैं एक वर्टेक्स से देखूं तो एक ही डायगोनल बनेगा। अंडरस्टूड कि एक ही डायगोनल बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो 4 - 3 कितना हो जाएगा भाई, एक ही तो बन रहा है। सुन लो पहले यार, सिंगल वर्टेक्स, यहाँ मैं सिंगल वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात करूंगा मैं यहाँ पे। वैसे इसके 2 बनेंगे, देखो एक यहाँ पे भी बनेगा, वही एक BC बन रहा है तो एक AD भी बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे रखते हो 4 - 3 1 हो गया, इसको हटा दो, 4/2 कितना बचा 2, तो इसके 2 डायगोनल बनेंगे ना। अभी फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या सिंगल वर्टेक्स से कितने आपके डायगोनल्स बनेंगे वो ध्यान रखो, क्योंकि पिछली साल ये क्वेश्चन आया और इस कई बार बच्चे ना इसको तो बड़े अच्छे तरीके से याद करेंगे, उन्हें सिंगल वर्टेक्स का कांसेप्ट ही नहीं पता होता। यार सिंगल वर्टेक्स का क्या कांसेप्ट है, दोबारा समझो इसे। सिंगल वर्टेक्स का क्या कांसेप्ट है कि ये फॉर्मूला ड्राइव कहां से हुआ कि 2 साइड्स उसकी जो बगल वाली है वो खराब हो जाती है और बीच वाली भी वो खुद भी खराब हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो ABCDE, तो अगर मैं यहाँ से लूं तो ये क्या इन दोनों के बीच में कोई डायगोनल बनेगा, A और B के बीच में? नहीं बन सकता। क्या A और E के बीच में कोई डायगोनल बनेगा? नहीं बन सकता। किसके बीच में बनेगा? A और C और A और D के बीच। तो कितनी साइड्स थी मेरी? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 रखूंगा, 5 - 3 कितने आ गए? 2। 2 ही बन रही कि नहीं बन रही? आया समझ? अब आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। यहां से मैं हर पॉइंट्स को टच करूंगा, मतलब इसको भी टच किया, इसको भी टच किया, इसको भी टच किया, बस यहाँ पे आया, इसको भी टच किया, टच हो रखा है, इसको भी टच किया, इसको भी टच, सारे पॉइंट्स को टच किया, तो कितने आ गए? 2 आ गए। फॉर्मूला बाद में देखना, पहले यार थोड़ा बेसिक समझ लो। मान लो कभी नहीं निकाल पाए, फॉर्मूला नहीं आया, तो बेसिक से आप निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया A, यहाँ से इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फिर B लिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फिर C लिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, D लिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, मतलब इसमें कितने बन गए आपके? 5 डायगोनल बन गए। अब ध्यान से देखना यार, ये n/2 क्यों लगाया था? वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला ड्राइव है, इसे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी वगैरह में आता नहीं, टाइम वो कैट वगैरह में आता है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, और ये कैट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें तो हमेशा ही पूछा जाता है नंबर ऑफ डायगोनल से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एडवांस की जब मैं एक और क्लास बनाऊंगा इस पे पॉलीगन पे, तो आपको उसमें समझाऊंगा। ध्यान से देखना यार, ये n/2 कहां से है भाई? n/, यहां तक तो ठीक था,
कि ये सिंगल वर्टेक्स से बन रहे हैं, तो ये n/2 क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? ध्यान से देखना यार, ये जो डायगोनल है, मैं लेता हूँ AC डायगोनल जो इस पॉइंट से बन रहा है, वो यहाँ से यहाँ बन रहा है। क्या अगर वो C पॉइंट से भी तो यही डायगोनल बन रहा है? तो मतलब क्या है, जितने भी डायगोनल बन रहे थे मैंने डिवाइड कर दिया उसे 2 से। अंडरस्टूड? जितनी भी साइड्स है, कितनी साइड्स हैं? n साइड्स हैं, A B C D, भाई 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं मेरी, सॉरी 5 साइड। तो 5 साइड से मेरे 5 डायगोनल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो एक डायगोनल है वो A पॉइंट से जो बन रहा है, क्या वो C पॉइंट से भी बन रहा है? तो इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि यार वो C का भी तो डायगोनल है भाई। AC जो है वो A का डायगोनल तो है ही, वर्टेक्स A से तो डायगोनल है ही और C से भी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यार समझ में आ जाएगा। A B C D E एंड F, A पॉइंट्स को सबसे ज्वाइन कर दिया, अब B पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, 3 हो गए हमारे, अगेन 3, ठीक, सबसे ज्वाइन हो रखा, ठीक है। तो अगर 6 यहाँ पे रखता हूं तो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो, 6/2, 6 में से 3 गया, ये आ गया 3 3 9। तो यहाँ पे आप काउंट कर लो या फिर ऐसे ही देख लो, 9 डायगोनल्स बनेंगे। अंडरस्टूड? तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता, कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ओके। कई बार एरिया निकालने को भी आता है, तो एरिया का भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, या उसको ड्राइव करना है किसी को तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको ड्राइव भी करा दूंगा। वैसे एक्सप्लेनेशन किसी में नहीं आती, सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको सिर्फ टिक लगाना है, ठीक है। बाकी किसी को टीचर बनना है तो मैं बता दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है। अब देखो एक एरिया पॉलीगन को किस तरीके से निकाला जाएगा वो मैं बताता हूँ आप लोग, ठीक है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे तो ये, अगर आपको मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में एप्लीकेबल करके दिखाऊं इसको, तो आपको पता है कि यार √3/4 a² एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, इस साइड कितनी है मेरी? 3a² 4 cot 180/3। भाई cot 60 कितना होता है? 1/√3, और ये कितना है? 3/4a²। √3 से ये कट जाएगा तो कितना आ गया? √3/4a², ठीक है। सेम आ गया ना। अब बाकी अपने स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन खुद प्रूव कर लेना, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर सिंपल है यार, पेरीमीटर क्या होगा भाई इसका? ध्यान से देखना, n कितना है? 3 है, तो आप a से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी, ठीक है। आप एक चार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो अब इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स का रेशियो आपको याद होना चाहिए। ये याद हो जाएगा और क्वेश्चंस लगाते रहो ना। मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको जिससे आप बहुत आसानी से इसको याद कर लोगे यार, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इस तरफ की ओर। अगर ट्राइंगल है तो कितनी साइड्स होगी भाई? 3। इंटीरियर एंगल कितना होगा? 60। अब इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर अपने आप कितना होगा? 120, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे। अब एक चीज देखना कि इन दोनों में जो रेशियो है 1:2। एक्सटीरियर एंगल जो लिखा है ना, यहाँ पे 2 ही आना चाहिए, 2 का फैक्टर होना चाहिए मतलब, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये 90 है इंटीरियर, तो बाहर वाला कितना होगा? 90। डिफरेंस 0 है, और जो रेशियो है वो 1:1 है। अब यहाँ देखो मैंने बोला यार 2 आना चाहिए यहाँ पे, तो भाई आप इसको 2:2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो पता है 2:2 क्यों लिखा और यहाँ पे 2 क्यों आना चाहिए? अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि एक ऐसा फिगर है जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो बराबर है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो 1/1 का है, तो बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और ओरली आप कर सकते हो इसको, कि मैंने बोला भाई रेशियो इंटरनल और एक्सटर्नल 1/1 है, और मैंने बताया पूछा है कि यार नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, तो वैसे तो 1/1 है, लेकिन मैंने बताया एक्सटर्नल की जगह आप 2 ही लिखोगे, तो यहाँ पे 2 कर दो, और जब 2 करोगे तो कितनी होगी नंबर ऑफ साइड्स? 4। खत्म कहानी, ठीक है। आसान होगा।
अब ये 108 है तो ये कितना हो गया 72, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा 36 का, तो ये रेशो आ गया 3:2। देखो अभी भी यहाँ पे 2 ही है, समझ रहे हो ना। जब आपको रेशो दे देगा इंटरनल और एक्सटर्नल की, तो आप नंबर ऑफ साइड भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं 120 है, तो ये एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 60, डिफरेंस पे 60 का, और यहाँ पे आ जाओ रेशो क्या हो जाएगी इसकी 2:1। इसकी रेशो देखनी है इसकी 120 और 60। फिर दोबारा से देखो यहाँ पे 2:1 आ रखी, मतलब उन्होंने बोला कि एक ऐसा फिगर है और जिसकी आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, और इंटरनल और एक्सटर्नल का रेशो कितना है 2:1। इंटरनल और एक्सटर्नल का रेशो 2:1 है, तो मैंने आपको क्या बताया यार यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन 2 तो है नहीं, तो वही मल्टीप्लाई करो 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 कितनी साइड्स हो गई 6, तो 6 पे आप टिक लगाना, आंसर खत्म। ऑक्टागन है, मोस्टली ऑक्टागन, और ये डिफरेंस पे यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अब ये क्वेश्चन और क्या होगा, उसमें दे रखा था डिफरेंस जो है सिर्फ 15 का है, तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। जैसे डिफरेंस 15 का है तो कितना होगा, या डिफरेंस दे रखा 150 का है, तो 150 का अगर डिफरेंस है तो आप निकाल सकते हो कि एक ऐसी वैल्यू जो 15 इधर होगी और 15 इधर होगी, मतलब 150 का मतलब 30, समझ रहे हो ना। तो यहाँ मैं लूंगा 165 और 15, निकल गया ना 150 बड़े से। तो थोड़ा दिमाग अपना शार्प करोगे तो सारी चीजें ओरली कर लोगे, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ। अब यहाँ पे ऑक्टागन 8 साइड है, और यहाँ पे क्या है कितना हो जाएगा भाई 45। वैसे तो जो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ ये जब है जब रेशो दे रखा है, अदरवाइज आपको एंगल पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जो आपके दिमाग में पहले स्ट्राइक कर जाए उस पर क्लिक करो और आंसर लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो कितने का हो गया 3:1 का, तो मैंने फिर बता दिया यहाँ पे 2 करना है आपको, अब ये खुद करो। यहाँ कितना है 150, तो यहाँ पे कितना है भाई 30, डिफरेंस भी लिख लो यहाँ पे कितने का आएगा 90 का, और यहाँ पे डिफरेंस बताओ सबको 5, रेशो आ रहा 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये कितना है 56 दे रखा है 100, तो यहाँ आएगा 24 ही आएगा ना भाई, और आप इसे काटोगे तो कितना आएगा रेशो 13:2। एक बार चेक करके देख लो। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था यहाँ पे डिफरेंस कितने का, अगर आप इसकी रेशो लोगे तो वह रेशो आएगी आपकी, यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ये, तो अगर रेशो लोगे तो 11:1 है, और 11:1 का मतलब क्या है कितनी साइड है, अब साइड्स तो मुझे पता ही नहीं, इसको डबल करो 22 2, तो वही 24 साइड होगी। अब देखो पहले बता रहा हूँ यार, इसमें ये दोनों नहीं दिए थे, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है इसमें ये दोनों नहीं दिए थे, बस ये दिया था यार इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 150। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप डिफरेंस वगैरह निकाल दोगे। 100 क्वेश्चन लगाओगे ना आराम से, पॉलीगन का क्वेश्चन कहीं नहीं गया, सीधे टिक लगाओगे, कुछ नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, पॉलीगन के क्वेश्चंस किस तरीके से आए, ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या है, sum of all interior angle is 4 times the sum of its exterior angle, ठीक है। तो यहाँ पे साइड्स निकालना है, तो देखो वैसे तो इसको जो बेसिक से करोगे आप तो इसको क्या मतलब है भाई, इसका जो इंटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो कितना है 4 गुना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। भाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बताना कितना होगा, अब एक्सटीरियर एंगल तो कितना होता है 360 होता है ना, तो यहाँ मैं लिखूंगा 360 और इसको करूंगा गुणा तो आएगा इतना, मतलब जो सम है इंटीरियर एंगल का वो कितना है इतना। अच्छा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई n-2 × 180, 180 को इधर लिखो तो भाई ये इससे कट जाएगा और n-2 कितना आएगा, इसको काट दो ये आएगा 8 n-2, तो मैं सीधे लिख दूं भाई 2 को यहाँ ले जाओ, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक, ठीक है। अगर आप इसे बेसिक से ना करें तो ऑल हटाओ, सम भी हटाओ, सारी चीजें हटाओ,
इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशो कितना है? 4:1। भाई अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर का लूं तो 4:1 है। मुझे तो यहाँ क्या चाहिए होता है? 2। तो 2 8 कितना हो गया भाई? 10 हो गया ना, कहानी खत्म। यहाँ पे यार बिल्कुल ये आपको बुक में ना सॉल्यूशन के साथ दिखेंगे और ये सॉल्यूशन तुम्हें ये करना तो ये कर लो, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो ये कर लो। अंडरस्टूड? दूसरी बात ना, टाइप 2 क्वेश्चन है 2014 का, देख लेना गूगल पे सर्च कर लेना, 2014 का क्वेश्चन है जो मैंने करा टाइप 2 का। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल इज द 5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल देन फाइंड द एंगल या नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ थोड़ा मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, वो मैंने लिखने में मैंने लिखा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? इंटीरियर एंगल, यहाँ मैंने लिखा है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का रेशो जो कि ये 5 गुना है और ये 1 है। फिर मैंने बताया यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, कर दो तो 10 रेशो तो कितना आ गया? 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बल्कि मैं आपको इसकी फोटो भी एट द एंड ऑफ द वीडियो भेज दूंगा। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशो कितना है? ये। फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया कि 1:4 आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशो दे रखा है, तो इसको भाई 2 से गुणा कर दो, तो 2:8 जो कि आपका आंसर ये आ जाएगा 10 साइड। डन। द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 150, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अभी मैंने आपको एक हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बताया था कि आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इस तरीके से 2 नंबर लिख सकते हो, ऑप्शन से भी आपको पता लग जाएंगे कि यार एक 15 और एक 165 हो, उसका रेशियो निकाल के आप नंबर ऑफ साइड्स लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। देखो एक देसी तरीका जो आप मतलब 6ठी 7वीं के तरीके से करोगे तो आपको पता है कि यार अगर x और y 2 एंगल है एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो उनको जोड़ के 180 आता है, और इनका डिफरेंस कितना है? इनको माइनस करके कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। तो भाई अगर मैं माइनस करूं तो y आ गया मेरा 30, तो y कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। तो मतलब मेरा एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 15 आ गया। अगर एक्सटीरियर एंगल 15 आ गया है तो 360/15 कितना आ जाएगा? 24। और मैंने ना तुम्हें बताया था कि 24 तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स आ गई। ये 15 डिग्री दे रखा है, तो ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या हो सकता है। तो मैंने आपको इसको तरीका क्या बताया था? 15 डिग्री और 165 डिग्री। तो यहाँ पे एक रेशो 11 बनेगा, और ये है एक्सटीरियर, ये है इंटीरियर। मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल हमेशा 2 होना चाहिए, तो क्या ये 2 है? नहीं है। 2:22 करो, जोड़ दो, 24 आ गया आंसर। ठीक है, नहीं तो अगर ये ना आए तो यार ये तरीका तो आपके पास है कि दोनों का सम कितना है? 180, दोनों का डिफरेंस कितना है? 150, और y कितना आ गया? 30, सॉरी 2y = 30 and y = 15। सॉल्व करा आंसर। अब देखिए ये आपको दे रखे हैं, वन एंगल कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये ऑप्शंस है भाई, ये 360 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल एंगल 360 से डिवाइड होगी नंबर ऑफ साइड्स बताते हैं। एक चीज याद रखना भाई, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि आपकी जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होंगी? यार फ्रैक्शन में तो कभी साइड्स आ नहीं सकती, 5 होंगी 10 होंगी, ऐसा तो नहीं वो 5.5 साइड है या 6.5 साइड है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो आपको पता है ये 360 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी 360 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 360 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 360 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये गलत है। ठीक है, मतलब देखते ही आंसर सीधे आपको 50 दिखेगा, और तो ये दिखेगा ही नहीं आपको क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस। अब एक चीज याद रखना, मैंने तुम्हें बताया था यार जब साइड्स का रेशियो लेते हो, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ भाई, एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। अगर आप उसके एक्सटीरियर एंगल लो तो इसका एक्सटीरियर एंगल होता है 120 और इसका एक्सटीरियर एंगल होता है 90, और आप इनको काटोगे तो 0.04/3। लेकिन ये किसका है? ये एक्सटीरियर एंगल का रेशियो है, और यही मैं आपसे साइड का रेशियो पूछ लूं तो क्या आपको पता है? नहीं पता भाई, रिवर्स कर दो इसका, 3:4। जैसे ही आप एक्सटीरियर एंगल का आपके पास रेशियो है और आपको साइड्स का निकालना है तो रिवर्स कर दो। देखो इसकी 3 साइड होती है ट्रायंगल की नहीं होती, और स्क्वायर की 4 साइड होती है। डन।
अगर आपको साइड से दे रखा है तो आप रिवर्स कर दो, तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या दिया है इन्होंने बोला भाई टू पॉलीगन्स है, रेगुलर पॉलीगन्स, और उनका जो रेशियो है वो 1:2 है। किसका भाई? साइड का। तो मैं निकालूंगा किसका? एक्सटीरियर एंगल का रेशियो निकालूंगा। तो कितना आएगा? 2:1। 2:1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल का, और उन्हीं के इंटीरियर एंगल का। ध्यान से समझना, मेरे पास दो पॉलीगन है, मैं दो पॉलीगन बना देता हूं, ठीक है। एक मेरे पास ये पॉलीगन हो गया और एक बहुत बड़ा सा पॉलीगन हो गया, कोई सा भी हो गया, ठीक है। तो जो इनके इंटीरियर एंगल्स का रेशियो है, सॉरी नंबर ऑफ साइड का रेशियो है, वो 1:, मतलब इसकी 4 है तो इसकी 8 है, मतलब 1:2 है। तो जो रेशियो यहाँ पे होता है उसको अगर आप रिवर्स कर दोगे तो इंटीरियर एंगल का रेशियो आ जाता है। वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि यार नंबर ऑफ साइड्स आपकी बढ़ेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है ना, तो एक्सटीरियर एंगल कम हो गया ना, अपने आप होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आप अगर भाई समझ में ना आ रहा हो तो दोबारा से देख लेना उसे। लेकिन ये वाला कंसेप्ट जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, कि अगर आपका जो एक्सटीरियर एंगल, अगर आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाओगे तो एक्सटीरियर एंगल कम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 90 हुआ, यहाँ पे फिर कम हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है टू पॉलीगन का वो ये रहेगा, और उन्हीं के इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना है? अगर मैं इंटीरियर एंगल्स का रेशियो लूं तो भाई इंटीरियर एंगल का रेशियो है 2:3। इत्तेफाक से क्या हुआ कि ये दोनों बराबर आपको मिल गए। भाई इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो पता है, बराबर आ रहा है, और ये भी बराबर आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो बराबर करने पड़ते हैं, वो भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, नहीं तो आपको दूंगा असाइनमेंट में करके देखना, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं कराऊंगा। यहाँ देखो, ध्यान से देखना कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना है? ये तो हमेशा ही 2 होगा, ये भी एक्सटीरियर और ये भी एक्सटीरियर, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन 1 का है, पॉलीगॉन 1 और पॉलीगॉन 2। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा यार इसकी 4 साइड है और इसकी कितनी साइड होगी अभी बताओ। ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना मिल रहा है? 4। और आपको ये पता है कि भाई यहाँ 4 मिल रहा है, लेकिन असली में इंटीरियर और एक्सटीरियर का एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 1 बराबर कितना हो गया भाई? 1 बराबर 45। जब 1 बराबर 45 है तो 360 को आप इससे डिवाइड कर दो, एक तो आपके यही आ जाएगा। मतलब इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन में यहां लिखता हूँ 6, 12, 5, 8, सॉरी 5, 10, 4, 8 और 7, 14। अब देखो इन्होंने 1:2 इन्होंने सब में दे रखे, 1:2 जो है वो सब है। अब यहाँ से क्या है? 4, 8 आपको पता लग गया कि 1 बराबर ये है। अब ध्यान से देखो, ये तो 4 आ गया, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर आपको यार कुछ भी नहीं करना होता, ये भी नहीं करना, अगर आपको इसे करने में भी दिक्कत हो रही है तो और मैं आपको आसान बता देता हूँ। आपको मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो पॉलीगन 1 का है वो 2 होगा, और जो एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन 2 का होगा वो भी 2 होगा। तो यार इसको 2 बनाओ ना, इसको जब 2 बनाओगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो कितने हो गए? 8 हो गए। बस खत्म कहानी, ये आंसर है। बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ ये बता दिया मैंने आपको कि n1 जो होगा वो हो गया आपका 360 अपॉन 90, तो 4 साइड आ गई। n2 जो होगा वो 360 अपॉन 45 डिग्री, जो कि हमारी 8 साइड आ गई, दोनों साइड आ गई। बाकी यार हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, क्यों उतना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। डन। तो देखो ये क्वेश्चन है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन कैन नेवर बी। अब यार आपको तो फॉर्मूला पता है वैसे, लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम इसे और आसान तरीके से करें तो क्या हम इसे एक्सटीरियर एंगल वाले मेथड से नहीं कर सकते? एक्सटीरियर एंगल बहुत ही सिंपल है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल अगर आप लिखते हो तो नंबर ऑफ साइड्स निकलती है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकालता हूं, भाई इंटीरियर 150 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। इतना तो निकाल लो यार। अब इसका एक्सटीरियर कितना है?
30 है, इसका एक्सटीरियर 75 है, सीधे 5 आ गया ना तो उसको वो तो जाएगा, लेकिन ये 25 है एक तरीके से, मतलब 25 गुणा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 72 सीधे जाएगा, ये हो गया 36 सीधे जाएगा, ये भी 360 से 360 से 360 से, ये आंसर गलत है। कैन नेवर भी लिखा है तो इसे आंसर टिक लगाओ सीधे। अब दो ऑप्शन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये तुम्हें साफ दिख रही है डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये भी आराम से मजे से डिवाइड होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए पॉलीगॉन हैज द 35 डायगोनल, फाइंड्स इट्स नंबर ऑफ साइड्स, ये भी ऐसा। देखो इसको कैसे करेंगे, आपने नंबर ऑफ साइड्स वाला फार्मूला पढ़ा है ना भाई, ये कितना दे रखा है 35, इसको यहाँ भेजो भाई, इसको 2 को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या मैं 35 को मिटा के 70 लिख दूँ, 35 गुणा 2 को। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से, कई बच्चे ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसको n स्क्वायर लिख के माइनस ये 3n लिख के फिर फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट कर रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। दो नंबर ऐसे देखो जिनके बीच में गैप हो 3 का और गुणा करके 70 आए, 10 और 3 कहानी खत्म। n हो गया 10, 10 में से 3 गए 7, 70। थोड़ा अपना यार मेंटल लेवल बढ़ाओ, सवाल बिल्कुल ऐसे होंगे, ये लगाओ टिक लगाने सिर्फ तुम्हें। अभी वाला क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 पॉलीगॉन, इसके मैं एग्जाम वो लिख देता हूँ, ऑप्शंस क्या है, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। इसके ऑप्शन है 12 13 11 12 13 14, 11 12 13 और 14, ध्यान से समझना है। इन्होंने बोला देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू दिस, भाई नंबर ऑफ साइड्स जो है वो उनकी कितनी है, इक्वल टू, ये है नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स दे रखे हैं इसके, और एक्सटर्नल एंगल का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, ये। अब ध्यान से देखो, अभी हमने सीखा है कि नंबर ऑफ साइड्स, भाई नंबर ऑफ साइड्स आप कैसे निकालते हो, भाई ऐसे निकालते हो। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हो, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, और आपको एक्सटीरियर एंगल नहीं दे रखा, लेकिन गैप तो दे रखा है, और नंबर ऑफ साइड दे रखी है आपको। तो यार एक्सटीरियर एंगल को यहाँ पे लिखो, इसको आप यहाँ पे लिखो 360 अपॉन n, n की जगह आपको दोनों वैल्यू दी है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे 360 अपॉन n माइनस 1 और 360 अपॉन n प्लस 2। अब ये भी देख लेना, ये मुझे बताया कि ये छोटी वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है तो पूरी वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा। अब मैं इसको 360 को भाई बाहर निकाल लूँ, मैंने इसको बाहर निकाला तो ये बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, यहाँ लिखा है 6, मैं 6 से 6 काट दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ भेजो भाई n जमा 2 माइनस, इसको वहां भेजो n प्लस 1, क्या n से n काट दूं भाई, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये यहीं से काट दो, 360 को यहाँ से काटो, ये कितना है 60, तो ये ऊपर आया 60 और नीचे कितना बच रहा भाई, ये दोनों तो ऊपर आ गए, कितने ऊपर बचेगा 2 और 1 3, नीचे बचेगा n माइनस 1 और n प्लस 1, दिखाई दे रहा है भाई। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये डाल लेना नहीं पा रहा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा है 180, ध्यान से देखो 60 गुणा 3 180 माइनस ये जमा ये बराबर 1, या सीधे आप इसको वहां लिख दो, तो मैंने इसको यहाँ लिखा तो n माइनस 1 n प्लस 1 3। अच्छा 180 के ना दो फैक्टर में याद दिला देता हूँ, आपको याद रखना है 12 और 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 और 15। अब यहाँ से देखो आप कितना गैप है 15, इन दोनों में कितना गैप है, 1 का ना 2 माइनस 1, कितने का गैप है 3 का गैप है ना, तो 12 और 15, ये 12 और 15 एक ऐसे नंबर्स हैं इनको गुणा करके इतना आता है, और इनमें अगर आप पुट करोगे ना, इनमें अगर आप पुट करोगे तो ये आएगा, लेकिन पूछा है n, यार क्या रखोगे यहाँ जो ये 12 आ जाए और क्या रखोगे जो 15 आ जाए, भाई 13 रखो ना यार, 13 में से 1 क्या 12, 13 और 2 15, तो 13 इज द करेक्ट आंसर, डन, ठीक है। और मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन में इसके डाउट्स जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना वो सारे डाल दूंगा, ध्यान से देख लेना, कर लेना, 2 बार देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीजीएल रेलवे मतलब भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, इससे कर लेना, अपने दोस्तों को भी भेज देना, वो भी पढ़ ले, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात को 12 बज गया वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, और मेरा भाई के पैर में चोट लगी हो वो भी बेचारा बैठा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जितना अपने दोस्तों को शेयर कर सको शेयर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।